खुशहाली आई है योग से। अब तो सबसे पहले मैं आदरणीय मुकेश भैया से निवेदन करती हूँ, आप थोड़ा सा बताइए योग का, और फिर बाद में हम सब सवाल ले लेंगे। और सबके मन में सवाल उठ रहे होंगे, और उन्होंने बताया भी था जब हम प्राणायाम कर रहे थे या आसन कर रहे थे कि आप सवाल बनाए रखिए। तो कल्पना बहन जी, अनिल राय जी का हैंड राइज है ही। फिर से मैं फिर भी थोड़ा सा योग के लिए 2 शब्द आप मुकेश भैया बोलेंगे, और फिर बाद में सवाल लेंगे जी। योग से तो कैसी आप हेल्प? सबका पुनः स्वागत है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, योग के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि योग ना, अगर आप एक विद्यार्थी की तरह करते हैं तो आपको सब कुछ मिलना है, क्योंकि गुरु बहुत सारे तैयार बैठे हुए हैं आपको देने के लिए। अगर आप केवल यात्री की तरह योग कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे। हर स्टेशन पर जाएंगे, थोड़ा बहुत कचरा खाएंगे और चले जाएंगे। विद्यार्थी की तरह करेंगे तो हर गुरु आपको आशीष देने को तैयार है, उसके पास जितना है वो सब देने को तैयार है। आप लेने वाले पात्र बनिए, और यही ईश्वर भी कहता है। तो इतनी सी बात के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि देखिए, 2004 से पहले योग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, जैसे सारी दुनिया जानती है। 2004 में स्वामी जी से मेरी भेंट हुई IVRI बरेली, जहाँ पे मैं भी और लोगों की तरह बहुत सारी रोगों से मैं और मेरी पत्नी पीड़ित थे। और वहाँ पे जाके जब हमने शुरू किया, कुछ प्रश्न थे बहुत गहरे, जो अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तो पूरा सत्र उसी में निकल जाएगा। उन प्रश्नों का मुझे उत्तर मिला और मैंने ये योग यात्रा शुरू करी विद्यार्थी के रूप में। और मैं आज भी सीख रहा हूँ, और ये पूरा जीवन विद्यार्थी के रूप में बिताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे वो अशोक भैया हो, मुकेश भैया हो, रांझना दी हो, मुन्नीलाल भाई साहब हो, रमेश जी हो, ये सब लोग मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं। मैंने जो इनसे सीखा वही आपको सिखा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिखा नहीं सकता आपको, मैं केवल बता सकता हूँ। सीखना स्वयं की प्रक्रिया होती है, दूसरा कोई आपको नहीं सिखा सकता है। अगर आपका भाव समर्पण का नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए समर्पण का भाव होना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि देखिए, मैं बहुत सारे काम कर चुका हूं, और अब वर्तमान में जो मेरा जीवन चल रहा है वो प्रोफेशनल योगा ट्रेनर के हिसाब से चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप भी अपना पूरा जीवन योग के साथ ही बिता सकते हैं। इससे लोगों को लाभ भी होगा और आपका भी जीविकोपार्जन अच्छे से होगा। इतनी सी बात के साथ मैं आपके प्रश्नों के लिए प्रतीक्षारत हूँ। जी, बिल्कुल सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद मुकेश भैया, बहुत सुंदर योग के बारे में आपने अनुभव बताए, और योग क्या है और हमें योग कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये बहुत अच्छे से बताया। मैं सबसे पहले अनिल राय जी का हैंड राइज था, मैं उनसे ले लेती हूँ। अनिल राय जी, आप अपना ओम सवाल है तो सवाल करिए। सदन जी, ओम सदन को प्रणाम। मुकेश भाई साहब को सादर प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, बीच में आपने कुछ बताया लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि एक शुगर का या हाई बीपी का पेशेंट है, तो ग्रीष्मकालीन मौसम के समय में कौन कौन से प्राणायाम करना काफ़ी उपयुक्त होगा और उसके लाभकारी होगा जी? ओम। जी, तो देखिए, अगर हाई बीपी नहीं है, हार्ट के पेशेंट नहीं है, केवल शुगर और बीपी के पेशेंट हैं, तो प्रातःकाल उठें, शुद्ध जल पिए। आरओ का जल नहीं, शुद्ध जल पीना है। कम से कम जितना वेट है, जैसे मान लीजिए मेरा वेट है 70 किलो, तो मुझे 700 ml पानी पीने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप अपना डिवाइडेशन कर लें, इतना पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके आप बिल्कुल बैठें, और सबसे पहला काम आपने करना है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो सिंपल, पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना। पहले तो आपको नासिका खोलना है। फ्रेश हो गए हैं ना, उसके बाद आपको अपनी
नासिका खोलना है, राइट नॉस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल एक्सेल। और अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप हाई बीपी और हार्ट के पेशेंट नहीं हैं तो इसको गति के साथ करना है। जब आप गति के साथ करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल खुल जाएगा, यानी कि अब आप तैयार हैं अगले अभ्यास के लिए। ठीक है। शुगर के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास मंडूक आसन है, लेकिन वो किया जाएगा कपालभाति के साथ। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो ही इन अभ्यासों को करेंगे, मंडूक आसन के साथ कपालभाति। तीनों आसन के साथ, तीनों प्रकार के मंडूक आसन के साथ कपालभाति करना है। अब ये स्ट्रोक्स पे निर्भर करता है कि आपका शरीर कैसा है। आप 30-30 स्ट्रोक से शुरू कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। रही बात 3 दिन में कैसे होगा, उसके लिए पर्टिकुलर एक प्रोसेस के तहत आपको किसी विशेषज्ञ के साथ योग करना पड़ेगा। जी 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 धन्यवाद। और सदन में अशोक पटेल भाई साहब को भी शुगर का प्रॉब्लम है, तो मैं, अगर आदरणीय अशोक भैया आप अपना सवाल कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए मार्गदर्शन? ये शुगर का इन्होंने बताया ना कि मंडूक आसन को कपालभाति के साथ करना चाहिए। और भी प्रश्न है कुछ तो हाँ, और भी कुछ है क्या भाई साहब? जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ। हम्म, मुझे पता था ना ये प्रश्न लगातार आएंगे, तो मैं एक प्रश्न में एक छोटा सा उत्तर देने के बाद अगले बार वो प्रश्न आएगा तो उसका दूसरा उत्तर भी मिलेगा। हम्म, अब आपको करना यह है कि आप किसी ऐसी परात में जो धातु की हो, चाहे वो स्टील की हो, ठीक है, उसमें आपको करना यह है कि नीम के पत्ते, करेला और पानी, इसको रख दीजिए। उसके ऊपर खड़े हो जाइए, अपनी कमर पे हाथ रखिए और एक पाँव ऊपर, एक पाँव नीचे, एक पाँव ऊपर, एक पाँव नीचे। जब वो लुगदी बन जाएगी तब फिर आपको उसमें धीरे 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 करते रहना है और करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसी में खड़े होके करना है जी। कितना? कम से कम 15 मिनट। आ रही समझ में अशोक भैया? आ रही आ रही आ रही। नहीं तो खीरा, उसमें पत्ते पत्ते कितने कितने लेना? ये पत्ने परात में नीम के पत्ते और करेला एवं पानी, ये कितने कितने लेना? अरे करेले ले लो 3-4, अच्छा। पत्ते जितनी मर्जी डाल लो। हाँ, पत्तों के पत्ते तो पैसे बहुत है। नहीं लग रहे, हाँ, हम अमेरिका में थोड़ी रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, नीम यहाँ फ्री है। खूब लगे, घर में ही लगे। हाँ तो वो करो। और खीरा, करेला, टमाटर, इसका जूस पीना है आपको दिन में 2 बार। एक वो बार तो सुबह निहार मुंह, वो, और एक बार शाम को जब आप फ्रेश हो लेंगे या थोड़ा सा आपका पाचन हो चुका होगा उस समय पी लीजिए। 2 बार कम से कम पीजिए। फलों की मात्रा बढ़ा दीजिए, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, और गेहूं को खत्म कर दीजिए अपने जीवन से, नहीं तो शुगर दूर नहीं हो सकता है। गेहूं नहीं इनको छोड़ेंगे जी। इनको ये 15 मिनट उनके ऊपर चल के उसको मसलना है परात हाँ में, जी जी पैरों जी से। जी। हाँ, और क्या कौन सी क्रिया करना है उसके साथ? अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम, ठीक है। और फिर वो कचरे को क्या करना है? कचरे को खेत में डालो। अनुलोम विलोम, ठीक है साहब। या एक नई विधि बता दी आपने। हाँ जी ठीक है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, जी इनका एक सवाल था, बीच में उन्होंने हैंड राइज किया था, तो मैं सबसे पहले कल्पना जी को बुलाती हूँ जी। धन्यवाद दीदी, और मुकेश भैया जी को प्रणाम। और हम तो सीख रहे हैं अभी आपसे। जो हमारे क्लास में जो दीदी लोग थी ना, उनका सवाल था कि आपने जो बीपी, लो बीपी के लिए क्या नहीं करना चाहिए आपने बताया था, उसको उनको फिर से सुनना था। लो बीपी वालों को शीतली सिताहारी बोले थे, क्या बोले थे, वो फिर से सुनना था दीदी को। देखिए दीदी, होता क्या है ना कि लो बीपी वाले अगर लंबे समय तक इन अभ्यासों को करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे शीतकारी। तो ये लो बीपी वाले को ना करें, हाई बीपी वाले करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। शीतली प्राणायाम कर क्यों सकते ना, हैं। क्यों ना करे भैया जी? लो बीपी वाले
अगर वो लगातार करेंगे तो शरीर के भीतर बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हो जाते हैं जिससे हमारा बीपी और ज्यादा गिरने की संभावना रहती है। ठीक है। शीतली सितारी में मतलब एनर्जी वेस्ट होती ज्यादा क्या? शीतली करना है, शीतकारी नहीं करना है, इसको फिर से ध्यान से सुन लीजिए। शीतकारी कैसे? दांतों को बीच हाँ, के बताइएगा। ये वाला नहीं करना है, ये वाला करना है, ये वाला सबको करना है। जी जी, धन्यवाद भैया जी, बस इतना ही था ठीक है? जी। जी जी। शुगर वाले सुबह सत्तू का नाश्ता ले सकते हैं कि नहीं? अरे जवाब नहीं साहब, बिल्कुल ले सकते हैं। जी धन्यवाद, लेता तो हूँ। साहब मैं आपको एक बात बता दूं अशोक भैया, भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से आपको कोई हानि नहीं होनी है। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से जिसमें प्रिजर्वेशन मिला हुआ है उससे आपको परेशानी हो सकती है। चाहे आप स्वाद के वशीभूत होके बिस्किट ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, या कोई भी मनुष्य के द्वारा बनी हुई चीज जो पैक होके आपके पास तक आ रही है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उसमें आपके रोग का निदान नहीं है, रोग को बढ़ा सकती है। जी 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 जी, धन्यवाद। और मैं सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय योग गुरु का मिल रहे हैं सदन में, और मैं आगे आदरणीय सबसे पहले मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, उनका हैंड राइज है, फिर डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी जी धन्यवाद आदरणीय बहन जी, और आदरणीय मुकेश भैया को सादर प्रणाम। मैं अभी आप ये बोल रहे थे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है? जी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बेसिकली तो अनुलोम विलोम किसी पुस्तक में लिखा ही नहीं है, ये हम केवल लोगों को समझाने के लिए, जो लोग एक यात्री के रूप में योग करते हैं उनको कहा जाता है कि बाईं ओर से सांस भरो, दाईं से सांस खाली कर दो, फिर दाईं से सांस भरो और बाईं से सांस खाली कर दो, इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। अब नाड़ी शोधन में, इसमें जब वो व्यक्ति गहरा उतरता है योग में थोड़ा, जिसका मन जिज्ञासु होता है, जैसे आप हैं, आपको खोजने का मन ज्यादा, आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर पहले से पता है, आप सिर्फ पब्लिक के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, ये भी मुझे पता है। तो नाड़ी शोधन में ये होता है कि आपने बाई नासिका से जितनी देर सांस खींची, मान लेते हैं आपने 5 सेकंड को सांस को भरा, तो 5 सेकंड को आपने होल्ड करना है, फिर 5 सेकंड को आपने सांस को बाहर करना है, और 5 सेकंड बाहर सांस को होल्ड करना है, और इसी प्रकार से यहां से वापसी आना है। तो अगर आप एक सांस की, यहां से भरा, यहां छोड़ा, यहां तक केवल 20 सेकंड हो जाएंगे। और मैंने इसी कक्षा में एक दिन बताया था कि सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 सांसें लेता है। अब जब 20 सेकंड आपकी इस खाली पार्ट में हो गए और 20 आपके वापस हो गए, फिर 20 आपके इधर हो गए, तो केवल आपकी लगभग 1, 2, ढाई, यानी कि 3 सांसों में आपका 1 मिनट हो गया, आपके बचे 15 मिनट, 15 सेकंड। तो इसके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए, 15 सेकंड आपने बचाया। धन हो या सांसें बढ़ेंगी तो लाभ ही लाभ होगा जी। धन बढ़ गया तो लोगों को दान कर दो, काम आ जाएगा। जिसने इकट्ठे कर लिए वहां परेशानी है, मानसिक भी और शारीरिक भी। मेरे प्रश्न का उत्तर सही है भाई साहब, तो मुझे आशीर्वाद दे दें। बहुत सुंदर, और जो थोड़ा सा मन में लोगों के रहता है कि नाड़ी शोधन और प्राणायाम। आदरणीय भ्राता जी, ये भी कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो इसकी आवाज दूसरे उस वो नहीं सुनाना चाहिए, जबकि जोर से थोड़े से अगर लेते हैं तो हमने ली सांस और रोकी और फिर छोड़ी, तो इसमें थोड़ा सा इस पर और स्पष्ट कर दीजिए कि थोड़ा सा जब लेते हैं तो थोड़ा आवाज भी आती है। जी ये प्रक्रिया शुरू से हो गई मुन्नीलाल भाई साहब। देखिए है क्या कि जो लोग सुबह उठ के स्नान नहीं करते हैं और अपनी नासिकाओं का शोधन नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, उनको उनकी नासिकाएं बंद रहती हैं। जो लोग पुराने योगी हैं उनकी दोनों नासिकाएं सदैव चलती रहती हैं, उनको
ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं। उनकी नासिका छिद्र इतने अच्छे खुले होते हैं कि वो अगर चेहरे पे कोई भाव नहीं आएगा, सिर्फ प्रसन्नता की मुद्रा रहेगी और उनका प्राणायाम भी हो जाएगा। लेकिन जो अभ्यासी अपनी, इसके लिए मैंने एक दिन आपको बताया भी था, आपके माध्यम से पूरी कक्षा को बताया था कि आप सूक्ष्म नेति किया करें। सूक्ष्म नेति करना क्या है, जब आप ब्रश वश कर रहे हैं उसके बाद अपनी अंजुली में थोड़ा सा जल लीजिए, ऐसे लगाइए, थोड़ा नाक में चलाइए और उसको बाहर फेंक दीजिए, फिर ऐसे लीजिए, ऐसे चलाइए। ये अगर आपने रोज अभ्यास शुरू कर दिया तो आपको ना तो सर्दी गर्मी ये सब चीजें आपकी नासिका को परेशान नहीं करेंगी और नेजल पैसेज बिल्कुल ओके रहेंगे। आप चाहे नाड़ी शोधन करोगे या अनुलोम विलोम करोगे, कोई आवाज नहीं आएगी। सिंपल वे में इनहेल एक्सेल होता रहेगा और होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, थायराइड ग्लैंड सही होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो डाइजेशन सही होगा, डाइजेशन सही होगा तो आपका सारा शरीर निरोगी हो जाएगा। और पहला सुख निरोगी काया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सब आपसे ही सीखा है मुन्नी लाल भैया। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, बहुत सुंदर, उनका कुछ सवाल होगा तो मैं उनको निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ जी। जी धन्यवाद रंजना बहन, बहुत बहुत। संपूर्ण गुरुसत्ता को प्रणाम करते हुए मैं संपूर्ण सदन के हमारे सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और उसके साथ आज के हमारे योगाचार्य, जिनकी कि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। बहुत दिन पहले आपको इसमें एक दिन देखा था, उसके बाद से मेरी एक बड़ी इच्छा थी कि पुनः आपके दर्शन हो, तो आज वो सौभाग्य मिला। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सी बारीक बातें आपसे मालूम पड़ती हैं और बहुत से प्रश्न भी का उत्तर भी मिल जाता है कुछ। मेरा जो एक प्रश्न है वो है, श्वास लेने के लिए कई योगी जैसे अलग अलग बताते हैं कि केवल चेस्ट तक लेना है और कई नाभि तक लेना है। तो ये भी कुछ मैंने जानकारी थोड़ी सी प्राप्त की थी, परंतु आपसे मैं पूर्ण रूप से उसका समाधान चाहती हूँ कि कब नाभि तक लेना है और कब चेस्ट तक लेना है, या किस आसन में, किस क्रिया में वो सांस का किस प्रकार से उसकी विधि होगी, ये आप थोड़ा सा इसको मतलब समाधान करें। दीदी प्रणाम। आपको दर्शन की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, आपको आदेश देना चाहिए। आपका सेवक आपकी आज्ञा का बिल्कुल पालन करेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं, पहली बात। गुरु के तो हमेशा दर्शन ही होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और आप अभी योग गुरु हैं इस समय। अब रही बात जो आपने सांसों के ऊपर बात करी, देखिए है क्या, सब जगह अलग अलग है, भ्रांतियां बहुत हैं। मेरा और मेरे गुरुदेव का जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। देखिए, जब हम अनकॉन्शियस माइंड से सांस ले रहे होते हैं तो वो हमारे पेट तक जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? या राइट। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांस हमारे पेट में चल रही होती है और फिर वापस दब रही होती है जब सांस बाहर जाती है। ऐसा ही होता दीदी? जी जी हाँ, ये भी अनुभव किया है, होता है। मैंने क्योंकि इसको खुद मैंने कई प्रकार से करने की कोशिश की कि भाई देखें कि नेचुरल क्या होता है अपने शरीर से। तो ये तो वो प्रक्रिया हुई जिसमें हम ईश्वर के द्वारा जो सांस दी गई है वो चल रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए। अब बात आती है जो ऋषियों और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसको कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् सति यानी उसके सिद्ध हो जाने पर, जब आप श्वास और प्रश्वास का विच्छेदन कर देते हैं यानी नियंत्रण कर देते हैं, उसको प्राणायाम कहा जाता है। अब बात आती है कि श्वास को कहां तक भरना चाहिए। तो नियम यह है कि आपके शरीर के भीतर एक स्केलेटन सिस्टम है जिसमें आपका एक चैम्बर है, जिसमें हमारी बहुत सारी पसलियां हैं।
अंतिम पसली तक आपका फेफड़ा होता है, उससे नीचे फेफड़ा नहीं होता है। तो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। श्वसन तंत्र का मतलब ही फेफड़ा है। तो जब आप सांस भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं तो उस फेफड़े पे अधिकतम दबाव डालना है। जब आप अपने फेफड़े में जमा हुई गंदगी, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये घट जो है, ये गंदगियों से भरा हुआ है। हम कितना ही अपने आप को लीप पोत लें, हमें प्रतिदिन इसको शुद्ध रखना है ना। तो जी जब आप इस तरीके से सांस को अपने फेफड़ों में कितनी देर रोकना है, कितनी देर खाली करना है, देखिए प्राणायाम तो होते ही केवल फेफड़ों के लिए है और फेफड़ों से ही आप अपने सारे कार्य को कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपने रक्त को शुद्ध कर सकते हैं। रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ आपके रक्त में जब अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है तब आप निरोगी काया को फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम यह है कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, मतलब प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आप चाह के भी सही सांस नहीं ले रहे हो। आज लोगों ने फिर से मशीनें बना दी कि साहब इससे आपको साफ हवा मिलेगी। गंदी किसने करी? हमने और आपने। पेड़ किसने काटे? हमने और आपने। तो सही सांस लेने के लिए आपको सही वातावरण लेना पड़ेगा और सांसों को सही तरीके से अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा समय व्यतीत कर लिया तो फिर आप स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हुई हो दीदी तो मुझे क्षमा करें। नहीं, त्रुटि नहीं, मुझे उसका थोड़ी जो शंका निवारण हुआ है। एक और प्रश्न है कपालभाति के बारे में। कपालभाति तो प्राणायाम नहीं है, दैट इज क्रिया ना। कपालभाति क्रिया कहलाती है जी, सही? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, दूसरा अभी कुछ एक आध हफ्ते पहले एक योगाचार्य एक आई थी बहन, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप लोग कपालभाति गलत करते हैं और ये भी है कि वो पेट से नहीं, मतलब कपालभाति के लिए कहा जाता है कि कपालभाति से कपाल पर चमक आती, भांति मीन्स चमक ना। तो उन्होंने हाँ, तो थोड़ा सा वो चेंज बताया था कि नाक से पहले सांस छोड़ना है, तो वो तो खैर करते ही हैं। तो क्या उसमें बारीक क्या चेंज है कपालभाति क्रिया में या कपालभाति प्राणायाम, जो भी कहें आप? सांस को उन्होंने बोला दिमाग में ले जाओ, तो दिमाग में कैसे ले जाए? दिमाग में, कपाल में ले जाओ सांस। नहीं, वो मैंने थोड़ा सा उसको प्रयत्न किया कि शायद हम जो पहले ऐसे पेट जो ऐसे दबाते हैं उसकी बजाय नाक से पहले ऐसे सांस छोड़े तो ऑटोमेटिक पेट दबता है। राइट? एम आई राइट? नहीं, आप बताइएगा प्लीज। दीदी देखो ऐसा होता है ना, क्या कहते हैं, कल कबीरदास की जयंती थी। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल जानिए नदी नाव संयोग, है ना। सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हमें योग में ये जानना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, यही मेरा जो अंदर से जो एक जिज्ञासा थी वो इसी बात के लिए है, बारीकी से जी बताएं। तो हमारा जो शरीर है वो केवल दो बिंदुओं पर निर्धारित करता है, एक चंद्र और एक सूर्य। बहुत ध्यान से सुनना जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज बहुत कुछ मिल सकता है अगर आपने इसको समझ लिया तो। मैं केवल बता रहा हूं, समझने का काम आपका है। तो चंद्र जो है हमारा वो ये है और सूर्य है हमारा नाभि जी। ये दो केंद्र हैं, ठीक है। एक मणिपुर चक्र कहलाता है और एक आंजनेय चक्र कहलाता है। ये चंद्र है, ये सूर्य है। अब आपने क्या करना है, आपका प्रश्न था कपालभाति प्राणायाम है या क्रिया है। तो कपालभाति ही एक ऐसा शब्द है जो षटकर्म में क्रिया हो जाता है और प्राणायाम में प्राणायाम हो जाता है। अच्छा। कपालभाति जब आप षटकर्म करते हैं तो उसमें 3 तरीके की कपालभाति होती हैं, उनकी चर्चा मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। जी। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो आप अपने मणिपुर चक्र में दबाव डालते हैं और नासिका श्वास से बाहर आती है। कहने का मतलब यह है आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे
काम कर रहे हैं उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। आपका लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, है ना, जी इवन जी आप थाइमस ग्लैंड तक आप अपने स्ट्रोक को, अगर आप सही अभ्यासी हैं, शुरू में नहीं करना, मैं सबसे कह रहा हूँ शुरू में तेज स्ट्रोक बिल्कुल ना करें। जब आपका 2-3 साल का अभ्यास हो जाए तब आप उस स्ट्रोकों को करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जी आपको करना यही है कि 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक करना है। ये आप 2 से 3 साल तक करेंगे। कितने करने हैं? जब आपका पेट पूरी तरीके से खाली हो तो शुरुआत करें 300 स्ट्रोक से, लेकिन उस क्रिया के मध्य में आप बिल्कुल स्थिर रहें। स्थिरम सुखम आसनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद सह प्राणायाम तस्मिन् सति, उसके सिद्ध हो जाने पर। ये मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप विषय को समझ लें सब लोग। अब आप क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठ गए तो भी कपालभाति चल रही है, ऐसे बैठ गए तो भी कपालभाति चल रही है, कोई नाक में उंगली कर रहा तो भी कपालभाति चल रही। अरे भैया ये कपालभाति नहीं है, आपको स्थिर रहना है संयम के साथ। तब जब आप 300 स्ट्रोक करेंगे तब गिनती 1 मानी जाती है। यहाँ तो 30 के बाद अपने घर चले जाता, बोले चाय दे दो भाई जरा। तो ये नहीं करना, आपको बहुत सीरियस वे में आपको करना। आप जितना समय दे रहे हैं ना बहुत ईमानदारी से दीजिए। दिखाने के लिए योग मत करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए। इस बार का तो थीम भी स्वयं और समाज के लिए योग है। अपने लिए योग करिए ना, तब तो समाज आपका कुछ लाभ पा पाएगा आपसे। तो समझ गए दीदी? और कपाल भाती का मतलब यही है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गया तो ये आपका मॉनिटर है। कहाँ जी है जी वो तो, मॉनिटर? हाँ वो ये तो आपका माइंड में सब है। सही। अब यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, इसकी चमक बताएगी कि आप निरोगी हैं या रोगी हैं। जी 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 ठीक है? बाल जी, काले बहुत रहेंगे, बहुत चेहरे पे बहुत धन्यवाद। ज्यादा। आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि अगर नारी सशक्तिकरण के लिए योग, इससे पहले वाला थीम था, ये वाला थीम था स्वयं और समाज के लिए योग, मुझे क्षमा करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रतिदिन बिल्कुल सही तरीके से योग करते हैं तो आपके बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे, और उन खर्चों को सही जगह करना शुरू कर दीजिए। जस्ट लाइक मिलेट्स, बिल्कुल मिलेट्स खाना शुरू करिए। अब ऐसे नहीं कि कोई भी मिलेट्स खा लिया, मौसम के अनुसार आपके मिलेट्स में चेंजेस होते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही है ये बात भी। रीजनली और सीजनली, लोकल फॉर वोकल, ये सारे आप नियम आ रहे हैं ना, ये सारे ऋषि मुनियों के नियम है साहब। इनको फॉलो जिसने ढंग से कर लिया। कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं, बोले साहब वो कह रहे हैं रागी खाओ रागी। अरे भैया रागी खाने का एक मौसम होता है, बिल्कुल ज्वार सही बात खाने का एक मौसम होता है, बाजरा खाने का एक मौसम होता है, मक्का खाने का एक मौसम होता है। तो किसको प्रधानता में लाना है, किसको सूक्ष्मता में लाना है, ये जानकारी होनी जरूरी है। ये वो शिक्षा ऋतु भूख है, केवल आपको गुरु ही देगा। वो ऋतु भूख है, ऋतु के अनुसार और बिल्कुल अपने अपनी प्रकृति के अनुसार। बिल्कुल। तो हमें ये भी ध्यान रखना, वो गुरु ही बताएगा ना दीदी। वो जी इसलिए बिल्कुल सही बताएगा बात है, गुरु सही क्योंकि बात है। वो आपके वात पित्त कफ को जानता है। आप किस तरीके के, किस उसके कैटेगरी के प्राणी हैं, वो आपको देख के ही बताएगा कि अब आपको ये चीज लेनी है, ये नहीं लेनी। जी बिल्कुल। क्यों? आप विदेशों में देखो, आप इतने सारे लोग प्रॉपर वे में योग कर रहे हैं। उन्होंने अपना अपना एक बिल्कुल हाई कैटेगराइज योगा इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है। मेरे पास भी कम से कम 12 या 13 क्लासेस हैं, और मैं समय नहीं दे पाता हूँ। तो वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि वो थोड़ी उछल कूद कर ली, थोड़ा ये वो कर लिया, इससे नहीं होगा जी। आपको उसका नॉलेज पूरा चाहिए। सही है, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया, बहुत कि आज आपने प्रश्नों का समाधान किया। बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश भैया जी का। और मैं आगे मनीष सिंह भैया जी का हैंड राइज था, सादर निवेदन करती हूँ, आप अपना सवाल करिए जी। जी प्रणाम सभी योग पर्वत ऋषियों को, और आज के हमारे योग ऋषि मुकेश भैया को भी प्रणाम। ओम साहब इतनी बड़ी उपाधि ना दें, मैं विद्यार्थी हूँ। जी जी।
मेरा प्रश्न तो ये है कि जैसे मानव जीवन में अपन उठते बैठते चलते खाते फिरते सभी योग का ही एक महत्व आता है और सभी वो योग की विधाएं आती है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है चलते चलते अपन कहते हैं कि उनका योग ही यही था। कोई खाते खाते कोई हो गया, कुछ का एक्सीडेंट हो गया या कोई रोग हो गया, उसको तो कहते हैं कि तुम्हारा योग ही था रोगी होने का। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे, जब कौन से आसन में बैठना था और भोजन करते थे उस वक्त कौन से आसन में बैठना था, सोते वक्त कौन से पलंग पर हमको सोना था। रस्सी की बुनी हुई पलंग रहती थी हमारे घर घर में, लकड़ी की चारपाई वाली। और आज के जो बेड आ गए वो बेड ऐसे है कि जब मानव सुबह उठता था तो उठता तो ऐसे हो जाता पूरा लकड़ी के डंडे जैसा। और पहले के जो पलंग था वो बिल्कुल ऐसा था कि उसमें मानव को बिल्कुल सकुशल रहता था, बिल्कुल निरोगी रहता था उसमें सोने के लिए। अपन शादियों में जाते थे पहले तो बैठ करके भोजन करते थे सीधा आसन में, आज खड़े खड़े हम आसन भोजन करते हैं। फ्रेश होने के लिए भी हमको जानवर जैसे आधे झुकना पड़ता है और सीट पर बैठ जाते हैं। और पहले के फ्रेश होने का जो नियम था वो, तो क्या थोड़े थोड़े इन चीजों पर आप प्रकाश डालेंगे कि कैसा कैसा नियम हम अपनाएंगे जीवन में तो हम सब चीजों से वंचित रह जाएंगे? इसके ऊपर प्रकाश डालिए आप जी। सिंह साहब देखिए, अगर आधुनिकता की दौड़ में अगर हम आगे जाएंगे तो हमें सिर्फ रोग मिलेगा। निरोगता यही है कि सादा सरल जीवन जिए, बहुत ज्यादा चीजों में ना जाएं। आपको मैंने पता नहीं अभी फिलहाल मैंने कहा या नहीं कहा, आजकल ज्यादातर लोगों ने आरओ लगा लिया है। आपने ये तो पढ़ा होगा ना बहुत जगह जाते हुए, जल ही जीवन है। जी और सब ने घर में आरओ लगाया हुआ है। बीमारी का कारण तो वही है। जी आप गिलास भी बार बार धो के पीते हो ना पानी, जी। आरओ की पाइपलाइन कौन साफ करता है? कोई नहीं करता है। ऐसा कोई केमिकल तो आता नहीं कि आरओ की पाइपलाइन साफ हो जाए। जी जी जी। इसलिए पहले जमाने में खुले मुंह वाले बड़े बर्तन होते थे जिनमें पानी को स्टोर किया जाता था। थोड़े से और आगे बढ़े तो उसमें उन्होंने क्या बनाया, वाटर फिल्टर बना दिया जिसमें 2 कैंडल 3 कैंडल लगे होते हैं, बड़े बड़े कैंडल तांबे के बना दिए। सबसे शुद्ध पानी तांबे के संपर्क में आने पर ही होता है, ये मान के चलें आप। तांबा ऐसा होना चाहिए बर्तन जिसमें आपका हाथ आसानी से साफ करने के लिए घुस जाए, ऐसा तांबा नहीं। बहुत सारे लोग आजकल ऐसी बोतल दिखाते हैं पतली सी, ये जी तांबे की बोतल है मेरे पास, इससे पानी पीता हूं, उससे और बीमार हो जाओगे। वो तांबा जिसके अंदर आपके हाथ चले जाएं अंदर और उसको आप साफ कर पाएं, ऐसे बर्तन में 8 घंटे रखा हुआ पानी ही अल्कलाइन वाटर कहलाता है। बाकी दुनिया के सारे पानी कोई भी ठीक नहीं है, चाहे वो डिस्टिल वाटर भर के बोतल में दे रहा हो, मिनरल वाटर दे रहा हो, या आपका आरओ का वाटर दे रहा हो, कोई भी पानी शुद्ध नहीं है अगर आपके पास तांबे के बर्तन में घर में शुद्ध किया हुआ पानी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लगभग पिछले 25 सालों से इसी प्रकार का पानी पीता हूँ। मेरे घर में आरओ नहीं है, मेरे घर में एसी नहीं है, ठीक है नहीं, इसलिए नहीं है कि मैं नहीं, सुविधाओं से बचना है। जितना जीवन को कष्टमय बना लेंगे उतना शरीर आनंद देने लगेगा, जितना शरीर को आनंदमय बनाएंगे उतना शरीर कष्ट देने लगेगा। ये 2 लाइनें याद रखिए। अब बात आती है, आपने एक और प्रश्न पूछा था कि क्या लाइफ स्टाइल। देखिए, घर में आपको लगानी तो दोनों तरीके के संडास पड़ेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। प्रयास करें कि जब तक आप हिंदी में यानी इंडियन सीट में बैठ पा रहे हैं तब तक आप इंडियन सीट में ही बैठें। बुजुर्ग जो हमारे अज्ञानतावश हमने बीच में इतना पाम ऑयल रिफाइंड ऑयल खाया है कि हमारी हड्डियां कीर्तन करने लगी हैं। कीर्तन से याद आया, कल कबीरदास जी की जयंती थी, मैं एक भजन आपको सुनाऊंगा लास्ट में। तो सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन रहेगा, सादा भोजन रहेगा तभी विचार उच्च होंगे जी। वरना आप आधुनिकता की दौड़ में अपने आप को पैसे के पीछे दौड़ लगाने लगोगे और सारा जीवन तहस नहस हो जाएगा है। इसलिए बचें इन सब चीज़ों से। फिर भी अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर ना मिला हो
तो आप किसी दिन फिर से मेरे से बात कर सकते हैं। एसी और फ्रिज से क्या नुकसान है? हाँ जी। एसी एवं फ्रिज से क्या नुकसान है? अच्छा, हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है भैया? तापमान मेरे हिसाब से 100 रहता है, 9800। 37 फ़ारेनहाइट। हाँ, 37। ठीक है। आंतरिक शरीर का तापमान रहता है लगभग 40। आंतरिक शरीर का। जी। जब हम इसको बहुत ज्यादा ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग विरोधात्मक स्वरूप में आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें शांति जरूर मिलती है, लेकिन उन अंगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग लगातार एसी में रहते हैं, आप देख लीजिए, उनको फैटी लीवर होगा, उनका किडनी सही से काम नहीं करेगा, यानी प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो, उनका पेनक्रियास सही तरीके से काम नहीं करेगा एक समय के बाद। आप मेरी बात चाहें तो नोट कर लो अशोक भैया। अरे फैशन हो गई, फैशन बहुत तगड़ी गांव है ना? गांव। और देखो, मुझे क्षमा करना, जिनके घर में लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब उनको यूज ना करें, करें, लेकिन मात्रा थोड़ी सी कम कर लें। बहुत ज्यादा और आवश्यक तभी और करें। उसको आप जब टेम्परेचर को निरोगी हो 18 और जाएंगे 20 पे रखते हैं। आप जब निरोगी हो जाएंगे तो आपको उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भैया। ठीक है साहब? जी ठीक जी। है, कुल मिलाकर अच्छी चीज नहीं है ये, है ना? ये अंदर की फैक्ट्रियां अगर आपने सही कर ली, अशोक भैया हो चाहे आपके माध्यम से जितने लोग भी सदन में हैं, अंदर की फैक्ट्रियां अगर आपने सही कर ली तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी ठीक है बिल्कुल साहब। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बने सिंह भैया, अशोक भैया ने सवाल करे और मैं। मुकेश भैया, मैं आपको एक, जैसे पलंग की जो बात किया था मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये वीडियो में देखिए आप। वेस्ट जी से बेस्ट बनाने का जो तरीका, अपने घर में जो फटे टूटे कपड़े रहते हैं, महिलाओं के साड़ी के लेकर के सभी कपड़े, उसको फाड़ करके चिंदी बना करके उसकी रस्सी बना करके पलंग बनाया जाता है हमारे गांव में, और सभी लोग बनाते हैं लगभग। मेरे गांव में बहुत इस प्रकार के 10 12 15 पलंग है। बहुत बढ़िया। और इसमें सोने से इंसान ऐसा रहता है बिल्कुल, कोई रोग ना हो उसको, कोई भी स्वस्थ है, जैसा जैसे शाम को सोता है ना, ऐसा सुबह उठता है वो। जी जी इनमें और जी। बेड पर सोने पीठ से क्या झुक होता है कि जाती, जैसे इसमें आदमी पीठ झुक एकदम जाती है कड़क हो भैया जाता है। नीचे। अरे पीठ जी नीचे झुक जाती है इसमें। जी। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होती है साहब। नहीं नहीं, वो नरम रहती तो अंदर घुस जाता आदमी, कुबड़ा हो जाता, कुबड़ा। नहीं, वो तो ज्यादा नीचे झुकने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको टाइट रखे तो इतना नहीं होता है ज्यादा। सुनिए 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 सुनिए, देश काल परिस्थिति, कभी भी ये विधान नहीं था कि आपको इसी तरीके से सोना है ना? देखिए, होता क्या है, जैसे अगर आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे आपको ये डोरी बनाने की कोई भी विधि नहीं मालूम है या डोरी उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों पे जहाँ पे लकड़ी की प्रचुर मात्रा है, वहाँ पे तख्तों का प्रयोग किया गया, तखत जिन्हें कहा जाता है, या क्या कहते हैं उसे, दीवान, है ना? तो सबसे अच्छा होता है दीवान। तखत के ऊपर आप एक 1.5 इंची का गद्दा ले लें और उसके ऊपर सोएं। उससे आपको हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपका स्पाइन सही रहेगा, आपके आपके शरीर के भीतर जो कोण हैं वो उसी स्थिति में रहेंगे। ठीक है? क्योंकि आपको एक करबट नहीं सोना पड़ेगा, उसमें आपको करबट लगातार बदलना पड़ेगा। और यही नियम प्रकृति का है कि आप परिवर्तन, प्रकृति का नियम है, आपको बार बार अपने आप को चेंज करना है। अगर आप एक ही स्थिति में सोते हैं तो आप निश्चित तौर पे बीमार हो जाएंगे। दूसरा, दाईं करवट कभी नहीं सोना चाहिए, या तो सीधे सोइए या बाईं करवट सोइए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आदरणीय बने सिंह भैया का समाधान हुआ है और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि उनका भी कोई सवाल है तो कृपया सवाल भी करिए और फिर लास्ट में आप कमेंट भी दीजिए। आपका मार्गदर्शन। जी जी धन्यवाद रंजना जी। आज आज के सत्र में मुकेश जी को आमंत्रित करने के लिए, और बहुत ही सार्थक बातें और कुछ नई दिशाएं भी मुझे लगता है कि इस वार्तालाप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें से प्रेरणा लेके
कुछ और करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि योगाहार के अब 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और मैं विचार कर रहा था कि 3 साल तक के जो नियमित सदस्य रहे हैं, उनकी तो पीएचडी कंप्लीट हो गई है। किसी न किसी रूप में तो पीएचडी वाले बन ही गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर योगाहारी बन गए हैं। तो ऐसे डॉक्टर योगाहारी अपने जो अनुभव हैं, उसका लाभ समाज को भी देने का प्रयास करें। एक बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जैसे कि हम प्रतिदिन योगाहार का कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ हम सेशंस को प्लान करें और उसका जो लाभ है उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी हमने लेक्चर नहीं नहीं देते हुए हम ये प्रयास करें कि हम एक सामूहिक रूप से, मतलब एक दिन में हो सकता है कि 2 लोगों की 3 लोगों की एक टीम बन जाए और उनके साथ एक वार्तालाप ऑनलाइन की व्यवस्था हम बनाएं और उसमें हम आमंत्रित करें लोगों को। एक सेशन योग के ऊपर हो सकता है, एक सेशन हमारे आहार के ऊपर हो सकता है, एक सेशन किसी और टॉपिक पर हो सकता है और मुझे लगता है कि इसका लाभ जो है उसको बहुत सारे हमारे जनमानस को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये जो बात अभी अब चल रही है, जैसे अभी मुकेश जी ने बताया कि हम एक फैशन की तरफ आदमी एक भेड़-चाल में चलते रहता है कि मिलेट खाओ, मिलेट खा करके आपके सब समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के फैशन चले और वो फैशन चले, उसके बाद उसका परिणाम जो भी है निकल कर के सामने आए। और मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जो चीज़ें प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, उसका तो कोई उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो आदमी द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ का कुछ न कुछ नुकसान या नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा भी है उसका, अगर सही सही से उपयोग नहीं किया गया। तो ये भी ऐसे कुछ विषय हैं जो कि हमें हमें अपना एक्सटेंड करना चाहिए और हमें बहुत सारे जो वर्ग है जो कि अछूता है और विशेषकर कि जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको अभी आज की परिस्थिति में, पिछले मुझसे कोई कौन बता रहे थे अभी कि हमारे 15 साल, पिछले 15-20 साल हमारे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे वो हो गए हैं जिसमें कि हमारा काफी कुछ पतन हुआ है 15-20 साल में। और अगर यही ट्रेंड आगे चलता रहा, 15-20 साल तक ये चलता रहा, तो हम बहुत सारी चीजें अपनी खो बैठेंगे और वो ट्रांसफर आगे नहीं हो पाएगा। ऐसा चाहे वो हमारा कल्चर के ऊपर हो, चाहे हमारे खान-पान के ऊपर हो, हमारी दैनिक दिनचर्या के ऊपर हो, चाहे हमारे विचारों के ऊपर हो। तो ये बड़ा एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक पूरी दुनिया से एक जो फ़ायदा हमें मिल रहा है, लेकिन उसके साथ नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि कई तरह की फ़ेक न्यूज़ चल रही हैं, कई तरह के ऐसे चीज़ें चल रही हैं जिससे कि हम, स्पेशली हमारा युवा जो है वो भ्रमित हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, ये यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं, हमारे वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं। तो ऐसा एक द्वंद सा चलता दिखाई दे रहा है मुझे समाज में और उसके एक बहुत सारे चीज़ें हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लोग ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल के आते हैं, कई बार हम भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इस चीज को काउंटर करने के लिए हमारी जो भूमिका हो सकती है, वो यही हो सकती है कि हम एक निष्पक्ष रूप से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी हमें जानकारी मिली हुई है, उसको एक निष्पक्ष रूप से हम समाज तक पहुँचाने का एक तरीका ढूँढें। मैंने कहा कि हम एक सेशन करें, तो वो एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ पर हम इन सब विषय पर अपनी बात को एक निष्पक्ष रूप से आगे पहुँचाने का प्रयास करें। योगाहार के अलावा भी हमारे जो सेशंस हैं, उसके अलावा भी हम तरीके ढूँढें, जिससे कि हम इन चीज़ों को आगे पहुँचाएँ और अपने तरह के लोग जो इस तरह की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि हो। वो संख्या में वृद्धि यह नहीं हो कि वो प्रतिदिन आके योगाहार में ही 500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। का पर्पस ये है कि लोग इसके बारे में चर्चा करते हुए अपने-अपने एरिया में अपने लोगों के साथ मिलके नियमित रूप से चर्चा भी करें और उसके बारे में विचार करना शुरू करें। विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण। योगाहार के सदस्य ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को, ऐसी संस्थाओं को
में जाकर के अपने विचारों का जो बीज है उसको बो सकते हैं। उसके अलावा तो हम नहीं कर सकते। हम सबको हम परिवर्तित करने का ना हमने कोई ठेका ले रखा है, ना ही कोई हमारी इच्छा है। अगर इच्छा लोगों की अपनी है, उसको एक सही रूप से मार्ग का एक दर्शन कराना एक मुझे लगता है कि एक हमारा दायित्व भी है, और इसको हम मिलकर के एक तरीके से इसको कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करके ये देखने का प्रयास करें कि इसका विस्तारीकरण हम कैसे करें। इसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की। तो आज का मेरा ये कुछ विचार है, एक इच्छा सोच है, और इसके माध्यम से, क्योंकि मैं कल हमारे वहाँ एक सेशन हुआ, प्रशिक्षण हुआ किसानों का, हरिद्वार से ही किसान आए थे, और वो हमारे कार्यों को देख करके उनको मन में जो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप परिवर्तन क्या करोगे अपनी खेती में, ये मुझे बताओ। अपना बीज बोने के तरीके में क्या तुम परिवर्तन करोगे, क्या तुम रोग कीट नियंत्रण में परिवर्तन करोगे? तो इस तरह से जो भी आपकी क्रियाएं हैं उसमें आपके इस प्रशिक्षण से ये जो जानकारी आपको मिली है उससे आपके अंदर क्या परिवर्तन होगा। तो इस विषय पर बहुत सुंदर बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि ऐसा अगर हमें मौका मिलता है तो जरूर हमें अपनी बातें करनी चाहिए, अपने विचारों को पहुंचाना चाहिए, और जो अच्छे लोग हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं उनको निश्चित रूप से हमें योगाहार कार्यक्रम में आमंत्रित करके उनकी बात भी सुनते हुए उनको और ज्यादा उनको प्रेरित करते हुए कि वो अपने क्षेत्र में वापस जा करके इस तरह की चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। ये एक विचार है, इस पर हम और चर्चा भी कर सकते हैं और टिप्पणी भी आ सकती है। और लेकिन मेरा मुकेश जी से मेरा एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि जो स्वास्थ्य के ऊपर है, वो प्रश्न है कि हम क्या हो रहा है कि एक हमारे साथी हैं, उनको उम्र की वजह से उनको रात को भूख नहीं लग रही है, तो वो उन्होंने रात को खाना छोड़ दिया और केवल वो ब्रेकफास्ट करते हैं और दिन में लंच कर लेते हैं। उसके बाद दिन में रात के टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं, और उसको कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे भी पाचन भी मेरा ठीक हो रहा है, और मुझे लग रहा था कि मैं अनावश्यक रूप से ज्यादा खा लिया था। और तो क्या ये प्रक्रिया सही है? इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? अगर प्राचीनता की ओर देखा जाए पवन सर, तो जो विधान था वो दो ही समय भोजन का था, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, ये विधान था। जी कार्यों के समय को देखते हुए, क्योंकि अब जो प्रतिस्पर्धात्मक जो युग है, इसमें समय आदमी और कामों में दे रहा है, तो भोजन का समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर उनकी उम्र इस लायक है कि वो अब अपने आप को समय दे सकते हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि सुबह, अगर वो शाम को, देखिए पहला खाना जो होता है शाम का होता है, शाम को अगर 6 बजे तक खाना खा रहे हैं, तो अगले दिन वो 12 बजे से पहले ना लें। भोजन भोजन की बात कर रहा हूँ, फलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जूसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। भोजन 2 ही टाइम लेना है, एक सुबह 12 बजे, दूसरा शाम को 6 बजे। अब 12 बजे से 6 बजे के बीच में 6 घंटे का गैप है। कहने का मतलब ये है, दिन का भोजन लगभग 6 घंटे के गैप में करें, और फिर करें 18 घंटे का गैप। आप स्वस्थ रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है औषधि की। जीवन में सारे सुख यही मिलने लगेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। किसी दिन इस आहार पे पूरी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, वो ऐसा ही कर रहे हैं। एक सवेरे 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता, और दिन में 2 बजे के आसपास उनका लंच हो रहा है। उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और तो ये 6 घंटे का गैप भी मेंटेन हो जा रहा है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। तो इस तरह से मैं कन्वे कर दूंगा इसको। जी धन्यवाद। पवन सर मैंने खुद ये किया हुआ है। मेरा वजन था 98 किलो, अभी है 67.7। तो ये केवल जो संपूर्ण योग और आयुर्वेद का जो एक रूप है ना, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तभी हो पाएगा जीवन में। अदरवाइज पग पग पर बैठे हुए हैं रोग, कौन पकड़ ले कुछ नहीं कह सकते।
जी बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया और वो जो आपने मार्गदर्शन दिया उस विषय पर हम अगले सत्र में भी चर्चा करेंगे, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से बताया और मैं आपका सवाल भी हो गया और मैं जो कि हमारे योगाचार्य भाई जी जी जी, रंजना हम जी, मैं मुकेश जी की जो आज बात कही है सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए मैंने 2 पंक्ति लिखी है मुकेश जी, मैं आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। आधुनिकता की दौड़ से मिलेंगे रोग, योगाहार को अपनाओ कर रहोगे निरोग। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये आप ही के लिए समर्पित है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सुंदर और आज हमारा आजकल पवन जी कवि बन गए हैं, कवि। कविता उनमें निकलती रहती, बिल्कुल प्रस्फुटित हो जी, रही। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुंदर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने आदरणीय अशोक भैया और मैं अब हमारा समय तो हो रहा है और फिर भी मेरा एक छोटा-सा सवाल है आदरणीय मुकेश भैया से कि हमारा जो भी हमारे छोटी-मोटी समस्या होती है, वो लिवर से जुड़ी हुई रहती है। तो हमारा लिवर जो है, हम उसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? किनके माध्यम से या प्राणायाम, आसन या फिर और भी हम उसके लिए थोड़ा-सा आप बताइए? जी। देखो जी, अगर आप योग में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले 2 चीजें हैं, जल और वायु, जो ईश्वर ने हमें औषधि के रूप में दी हुई हैं। इनको सही कर लो, इनको सही कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी बाकी चीजें करने के लिए। जल आपको लेना है। आजकल के मौसम में अगर 70 किलो वजन वाला है तो 3.5-4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ठीक है जी। 10 से 15 मिनट सुबह प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है और शाम को भी 10 से 15 मिनट करना पड़ेगा, तब आगे कहानी सही हो पाएगी। अगर मैं कह दूं साहब गंडे ताबीज बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे सही हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। सब तब होगा जब आप करना चाहोगे। जी, बिल्कुल सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद और एक और सवाल कि जॉइंट पेन्स होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा बताइए? हाँ, जॉइंट पेन के लिए बहुत बढ़िया ये है, आपने पहले ज़माने में देखा होगा लोग क्या करते थे, अपने घर में अनाजों के अंकुरित अनाजों को अंकुरित करते थे। तो बिल्कुल। उनमें जब बालियां आ जाती थी, मतलब कल्ले आ जाते थे, उनको निकाल के काट लेते थे। मेरे को अभी भी याद है, मेरी दादी घर में 21 बैग रखती थी और उनको काट के प्रतिदिन वो जूस वूस बना के पीती थी। तो जॉइंट पेन के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप मोरिंगा लीफ लीजिए और वो जो आपने वो अंकुरित अनाज के ऊपर की जो वो ली हैं, उनको जूस बना लीजिए पानी में और उनको पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। खट्टी चीज़ों से बचें, दही से बचें। आजकल बहुत सारे लोग सेवन कर रहे हैं, अब उनको पता नहीं होता है कि मेरा आर्थराइटिस है ना, कैसा है, मेरे शरीर की प्रकृति क्या है। बस वो खाने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, अदरवाइज ये पेन बढ़ेगा। दीदी 1 मिनट रह गया है, मुझे जाना है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अब हम छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं, हम भी चले जाएँगे। तो तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत मैं सुंदर मन की बात योग सत्र और दूसरा सत्र, द्वितीय सत्र में भी बहुत सुंदर आज के हमारे योग गुरु, योगाचार्य जी ने बहुत सुंदर समाधान किया सभी का सवालों का और भी सबके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, फिर भी हम समय से बाधित है और हमें अब नहीं कोई हैंड राइज नहीं होगा और तो फिर हम कल कल नहीं अगले संडे की तरफ चलेंगे। अगले संडे की तरफ आप वेट करिए और फिर से हम देखते हैं आदरणीय योगाचार्य गुरु जी हमारे योगाहार कार्यक्रम में फिर से आमंत्रित करेंगे हम उनको। तो अब इसका क्लास को विराम देते हैं। तो मैं विराम देने के लिए और सबका आभार करने के लिए आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी अगर जुड़ गए हैं है तो आप सबका आभार कराने का कष्ट करें जी। जी ओम।
सदन को नमन। और आज के हमारे योग गुरु और मुख्य वक्ता आदरणीय मुकेश जी को प्रणाम। उन्होंने आज बहुत अच्छे हमको योग भी कराया और जानकारी भी बहुत अच्छी दी, और निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलेगा वह स्वस्थ रहेगा। और जैसा उन्होंने कहा है कि वो स्वयं भी अस्वस्थ थे और आज अपने आप को स्वस्थ और एक बहुत अच्छी स्थिति में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो यही हम लोगों का भाव है। और जैसे आदरणीय हमारे पवन सर ने कहा कि जैसे आपने कहा था कि धीरे धीरे करके 3 साल हो गए, तो हमारे योगाहार को 3 साल हो ही गए हैं। और निश्चित रूप से जो लोग जुड़े हैं वो इतने तो हो ही गए हैं कि भाई वो अपना जो है उनने अपनी नासिका तो खोल ली है। अब थोड़े से दिमाग को और सक्रिय कर लें और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपना तो वो भला करेंगे ही करेंगे और समाज का भी भला होगा। जी ओम। सभी को धन्यवाद। सबका स्वागत। सब इसमें जुड़े। जी ओम। और एक आध कोई और अपने साथी को जोड़ने का प्रयास करे तो अच्छा है। नहीं जोड़े तो कम से कम चर्चा तो करें कि हमने 3 साल में क्या प्राप्त किया। बस ये करते रहें तो बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। 3 साल में आपने क्या प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से जो हमारी कक्षाएं जो लगती थी, जो मतलब एक तो होते शिविर 5 दिन चले, 3 दिन चले और अलग हो गए, और जो नियमित कक्षाएं रहती थी उसमें जो लाभ मिलते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय मेराज भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आदरणीय योग गुरु मुकेश भैया, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं योगाहार परिवार में, योगाहार कार्यक्रम में सुबह 5:30 बजे योग शिक्षक मुख्य वक्ता के साथ। सुंदर और सबका स्वागत है कल भी। तो आज के लिए यही पर विराम देते हैं। जय श्री राम। ओम। जय श्री राम।